हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। और खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूर का। तैमूर का सेनापति था और सूबेदार था कहाँ का? लाहौर का सूबेदार था। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इसका सैयद वंश का जो सबसे लास्ट शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह था। और अलाउद्दीन शाह क्या करता है कि बहलोल लोदी को खुद से ही शासन दे देता है। किसको? बहलोल लोदी को खुद से ही शासन दे देता है कि लो तुम शासन करो, हमको यहाँ से जाने दो। और खुद रिटायर हो जाता है और पेंशन पे चला जाता है। कहाँ पे? बदायूं में। बदायूं में पेंशन पे चला जाता है। फिर बहलोल लोदी एक ऐसा संस्थापक है जो भारत का पहला अफगान संस्थापक माना जाएगा। ठीक, ये कौन है? अफगानी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि बहलोल लोदी फाउंडर ऑफ लोदी, भी लोदी वंश का फाउंडर माना जाएगा। लोदी वंश का फाउंडर है। उसके साथ साथ ये क्या था कि ये एक सिक्का चलाएगा। कौन सा? बहलोली सिक्का था ना, कॉइन। इसको याद करने का तरीका सबको पता है, बहलोली सिक्का। और ये कब तक चलेगा? अकबर तक। कब तक? अकबर तक। अकबर के टाइम तक मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो था, अगर आपको कुछ लेना था तो इसी कॉइन के थ्रू, इसी सिक्के के थ्रू होता था। इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद इसका बेटा, जो इसका तीसरा बेटा था, कौन? निजाम खां। निजाम खान को आप दूसरे नाम से क्या जानते हैं? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी का काम क्या था कि इसने दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया अपनी राजधानी को। कहां से कहां शिफ्ट किया? तो क्वेश्चन पूछता है कि आगरा राजधानी वाला बनाने वाला सुल्तान कौन है? सिकंदर लोदी। उसके बाद ये क्या करेगा? ये जो है गजे सिकंदरी ले आएगा। गज ए सिकंदरी, ये क्या है? ये भूमि नापने का तरीका है। गजे सिकंदरी क्या है? कैसे आप भूमि की पैमाइश करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लैंड का एक तरीका है गजे सिकंदरी। उसके बाद ये गुलरुखी नाम से क्या करता था? पोएट्री लिखता था। तो कभी कभी ये भी पूछता है कौन सा ऐसा सुल्तान है जो गुलरुखी नाम से पोएट्री लिखता है? वो कौन है? सिकंदर लोदी। उसके बाद ज्वालामुखी टेम्पल का इसने ही क्या किया था? गिरवाया था। डेमोलिशन ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल। गजे सिकंदरी के बाद, सिकंदर लोदी के बाद कौन आता है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में किससे हारता है? बाबर से। और इसी के साथ भारत में मुगल वंश की शुरुआत होती है। और इसको कैसे हारेगा और इसके क्या कारण होंगे मैंने बताया था कि जब मुगल वंश बाबर को स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा। सबसे जरूरी जो दिल्ली सल्तनत में क्वेश्चन पूछता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता है। यही एक पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको लगेगा हाँ कुछ रिवाइज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही होता है कि आपको बताए जाते हैं कि जो की वर्ड्स हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या कहलाता था और किसने शुरुआत की थी। यही आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम ये होगा कि क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएंगे, क्योंकि हर बार एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन पूछता है। और यूपीएससी भी जब भी पूछता है तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता है या तो उसके कीवर्ड से पूछता है। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो इस तरीके से बनते हैं, फॉर्म होते हैं कि आपसे या ये पूछ सकता है कि दीवाने वजारत किस डिपार्टमेंट को कहते हैं, या उसके हेड को क्या कहेंगे, या फिर ये हो सकता है कि किस डिपार्टमेंट की शुरुआत किस सुल्तान ने की, या वो डिपार्टमेंट कौन सा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से हमको तीनों याद करना है। और इस बोर्ड पे जितना लिखा है वो सारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आ जाइए दीवाने वजारत पे। दीवाने वजारत जो है वो दो टर्म्स के लिए हिस्टोरियन बताते हैं कि यूज होता है। एक तो सामान्य प्रशासन के लिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा क्या है? राजस्व के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी दीवाने वजारत इस्तेमाल किया जाता है। और इसका हेड कौन होता है? वजीर।
आप लोग का टीवी सीरियल्स में देखोगे वजीर आला है, आला का मतलब होता है जो सबसे ऊपर, तो कई सारे वजीर होते हैं, तो जो वजीरों में हेड है इसका मतलब समझो कि प्राइम मिनिस्टर है ये वजीर आला। या उर्दू में देखिए, जब आप उर्दू में पहले दूरदर्शन आता था तो न्यूज आता था, तो उर्दू संस्कृत सब में आता था और साइन लैंग्वेज में भी आता था, जो लोग बोल नहीं सकते या उनके लिए। तो आप देखेंगे जब उर्दू वाली चालू करती थी तो वो मैम बोलती थी कि आज वजीर आला संबोधित करेंगे देश को। तो वजीर आला का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। वहीं से याद रखिएगा, वजीर का मतलब मंत्री होता है एक्चुअली में, और जो चेस खेलते हैं उनको तो पता ही एक वजीर क्या है। उसके बाद दीवाने अर्ज, हिंदी में ये क्या है? अर्ज है, ठीक। दीवाने अर्ज जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट है और इसके हेड को बोलते हैं, सैन्य विभाग है, और सैन्य विभाग के हेड को बोलते हैं अर्ज ए मुमालिक। हिंदी में भी अर्ज ए मुमालिक, ठीक। और ये सैन्य विभाग है। इस सैन्य विभाग की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। हमने पढ़ा था नियामते खुदाई और सिजदा पैबोस का प्रथा कौन ले आ रहा है? बलबन लाया था। और इसी के साथ इसने क्या किया था कि हम जो है क्या है, एक राजत्व का सिद्धांत लाया था, दैवी राजत्व का सिद्धांत, जिसके तहत वो बताता है कि सारी शक्तियां अल्लाह के बाद किसमें निहित हैं? राजा में, सुल्तान में। और इसी वजह से ये मिलिट्री डिपार्टमेंट भी ले आता है और उसके हेड कौन होंगे? अर्ज मुमालिक। और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? दीवाने अर्ज। उसके बाद आज ये दीवाने इंशा। तो इंशा से समझिए हिंसा, क्योंकि किसी का अगर व्हाट्सएप मैसेज कोई पढ़ ले तो हिंसा हो जाती है ना, तो इंशा और हिंसा। तो ये पत्राचार का डिपार्टमेंट है, करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। क्या है? करस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट है, पत्राचार। पहले भाई व्हाट्सएप तो होता नहीं था, पत्र होता था। समझ लो कि पत्र दूसरे का दूसरे के हाथ में लग गया तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि राजा के उसके अंदर ही तो षड्यंत्र होता था, उसके कोर्ट में ही तो षड्यंत्र होता था, तो पता चला कि आप राजा के विपक्षी को लिख रहे हैं कि आज राजा को रात को जहर दे देना, और मिल गया राजा को, क्या होगा फिर? आज रात को आपको जहर मिल जाएगा। तो दीवाने इंसा क्या है? करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट है, और इसके हेड को आप बोलते हैं दबीरे मुमालिक। क्या? दबीरे मुमालिक। उसके बाद दीवाने रिसालत। अब रिसालत से याद आइए रखिएगा रिलीजियस डिपार्टमेंट। अच्छा, यहां पे जरूरी नहीं है कि धार्मिक दिया हो, बहुत सारे हिस्टोरियन इसको धार्मिक विभाग न मान के एक राजस्व विभाग की तरह भी लेते हैं या सामान्य विभाग की तरह भी लेते हैं, लेकिन आयोग क्या मानता है? धार्मिक विभाग, ठीक, रिलीजियस डिपार्टमेंट। तो आप सबको पता है आयोग क्या है? वही सर्वे सर्वा है। जो आयोग मानेगा वही आपको करना है, ज्यादा काबिल नहीं बनना है। तो दीवाने रिसालत रिलीजियस डिपार्टमेंट, और इसके हेड होते हैं दबीर ए मुल्क, ठीक है। हिंदी में भी वही लिख लीजिएगा, दबीर ए मुल्क। और कौन सा डिपार्टमेंट है ये? रिलीजियस डिपार्टमेंट है। उसके बाद आ जाइए दीवाने रियासत। तो आमतौर पे ये नहीं कहते कि हमारी रियासत है, मतलब इतना हमारा क्या है? एरिया है। तो रियासत कैसे चलेगा? कॉमर्स से चलेगा, वाणिज्य से। कोई भी रियासत किससे चलती है? वाणिज्य से। तो रियासत कौन सा डिपार्टमेंट है? वाणिज्य विभाग है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, और इसके हेड को कहते हैं रईस ए मुमालिक। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी याद रखिएगा, यहाँ ई है तो यहाँ आई भी हो सकता है, तो इसमें घबराने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी, स्वेच्छा से जो अच्छा लगे, ई आई ओ यू नहीं कि ए ई आई ओ यू नहीं, ई और आई में से जो मन करे वो लगा लीजिएगा, कोई बहुत उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक सबसे जरूरी राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? गुप्तचर विभाग। अभी भी सारे देशें क्या होती हैं? सीक्रेट सर्विसेज रखी हैं। हमारे यहाँ भी क्या है? RNAW है, जिसको आप रॉ बोलते हैं। और दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस आपको पता ही है, मोसाद। जेम्स बॉन्ड देखने वाले तो कई सारे लोगों का जानते हैं, MI6 ये सब। तो सीक्रेट सर्विस उस समय भी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, और उसके हेड को बोलते थे बरीदे मुमालिक। अब देखना, एक चीज याद रखना, यहां दबीर है और यहां बरीद है। सिर्फ अगर बरीद भी आएगा तो स्पाई, ठीक। कभी कभी क्या करता है, ये मुमालिक खा जाता है। तो आप भी याद रखिएगा कि बरीद भी आएगा तो कहां जाएंगे? सीधे स्पाई, गुप्तचर विभाग। बरीद या गुप्तचर को क्या कहते हैं? बरीद, ठीक है।
उसके बाद आ जाइए दीवाने मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी, याद आया। और ये उसका कौन सा डिपार्टमेंट था? राजस्व का डिपार्टमेंट था। और मुस्तखराज को चालू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्या आता है? दीवाने कोही। मैंने बताया था कि पूरे तुगलक डायनेस्टी किस काम के लिए जानी जाती है? एग्रीकल्चर के विकास के लिए जानी जाती है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाने वाला आदमी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक, अब हम और कुछ देखेंगे जो बचे रह गए। तो ये 2-3 डिपार्टमेंट्स बच गए थे, जिसमें है दीवाने बंदगान। बंदी किसको बनाते हैं? गुलामों को। तो बंदी से याद रखिएगा बंदगान। और ये डिपार्टमेंट किसका है? स्लेव डिपार्टमेंट है, गुलामों का डिपार्टमेंट है। और इसकी शुरुआत हमने हाल में ही पढ़ा था, किसने की है? फिरोज शाह तुगलक, FST। आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है ना। एक बार की बात है कि हमसे एक हमारा दोस्त मांगा, मैं ग्रेजुएशन में था, कि भाई तुम्हारे पास PD है? मैं कहा PD भाई? मैं कहा भाई मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है, अगर तुम फुल फॉर्म बताओगे। तो बाद में निकला वो पेन ड्राइव। हम कहा एकदम है भाई, वो चीज है मेरे पास। हाँ, PD का नहीं पता। कभी कभी अभी भी दिक्कत होती है कि आप अगर सोशल मीडिया से दूर रहिए तो कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट टर्म्स आ जाते हैं कि आपके पास रहते हुए भी वो चीज़ आप क्या कहेंगे? भाई नहीं पता, आई डोंट नो वास्तविकता में वो चीज़ है या नहीं। ठीक है। उसके बाद इसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही, हमने पढ़ा था, दीवाने इस्तिहाक। इस्तिहाक का क्या मतलब है? पेंशन डिपार्टमेंट है ओल्ड एज के लिए। ठीक, और ये भी कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। उसके बाद दीवाने खैरात। खैरात में कोई चीज कब देता है? फ्री में। और किसको? वुमेन्स के लिए था, और ये सोशल अफेयर्स के लिए, जिसमें ये क्या कराता था? विधवाओं की दोबारा शादी, और उसमें भी मुस्लिम, जो मुस्लिम विधवाएं होती थी उन्हीं की दोबारा शादी होती थी। उसके बाद लड़कियों की शादी और औरतों का और भी सामाजिक जो खर्च या जो दायित्व होता था वो सब कौन उठाता था? फिरोज शाह तुगलक। इसी वजह से इसको हेनरी इलियट मध्यकाल का क्या बोलते हैं? अकबर बताते हैं। तो सीधे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मध्यकाल का अकबर कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। उसके बाद एक आ जाइए न्याय विभाग। ठीक, तो जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड को कहते थे, आप लोग सुने मुस्लिम में काजी हैं, तो पहले काजी न्याय देते थे, अब काजी शायद निकाह करवाते हैं, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा, काजी उल कुजात। क्या? काजी उल कुजात। इसके बाद देखिए, हमको एक चीज ये समझना है कि दिल्ली सल्तनत में काम कैसे चल रहा है। काम इन द सेंस कि सबसे एक हायरार्की बनानी होगी आपको। तो सल्तनत में सबसे पहले आते थे सुल्तान। अब मैंने आपको बताया कि सुल्तान जब भी राज्याभिषेक कराता था तो अपने नाम से एक नया नाम लेता था। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है, कि बचपन में देखे होंगे बहुत सारे गांव में नाम क्या रखे जाते थे? चिरकुट, घूरे, या लड़की का नाम है तो सरला, ये नाम होता था ना। ये क्यों होता था? लोग मानते थे कि ऐसा नाम रखने से दीर्घायु होगा आदमी को। तो अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि चिरकुट सुल्तान बन गए, तो उनका नाम बदल दिया जाता था और आगे पीछे कुछ जोड़ दिया जाता था कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हो गए वो, या मेडुअल में आप आते थे तो सुल्तान का नाम हो जाता था गयासुद्दीन शाह तुगलक, कुछ ऐसे बड़ा बड़ा नाम। अब कोई कहे कि गाजी मलिक, अब मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? उल्ग खां या जौना खां। अब जौना खां सुल्तान सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसी वजह से उसका नाम क्या कर दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद इस्लाम के जो हेड होते थे, धार्मिक हेड, उनको लोग खलीफा मानते हैं। कौन? और खलीफा कहाँ मिलते हैं? बगदाद में। बगदाद में, मिडिल ईस्ट में खलीफा। खलीफा से ये लोग अपने नाम का क्या करते थे? खुतबा पढ़वाते थे। मैंने आपको बताया था क्या? खुतबा। खुतबा कुछ होता नहीं था, एक तरीके का समझिए प्रशस्ति पत्र है। क्या मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या है, सुल्तान स्वीकार कर रहे हैं, यही सब उल्टा सीधा अपने नाम का खुतबा पढ़वाते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वास्तविक संस्थापक गुलाम सल्तनत का किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम का न तो खुतबा पढ़वाया था और ना ही सिक्का चलवाया था। और यहां सिक्का का मतलब कॉइन से ही है, अपने नाम का सिक्का भी सुल्तान चलवाते हैं। अभी देखिए, आप देखे होंगे अभी इंग्लैंड में रानी के नाम के सिक्के थे, अब रानी के नाम के चेंज करके क्या हो जाएंगे? राजा के हो जाएंगे, चार्ल्स के हो जाएंगे।
लेकिन गणतंत्र अगर आप रहते हैं तो आप अपने हीरोज का, अब हमारे यहाँ देखिए नोट्स पे क्या होता है, एक साइड गांधी जी, एक साइड रेड फोर्ट, हम्पी का किला, ये सारी चीजें हैं, तो वही चीज है। लेकिन अगर राजशाही है तो सिक्के पे राजा का नाम होता था, ठीक। तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाना और अपने नाम का सिक्का जारी करवाता था, ये कौन करता था? सुल्तान। उसके बाद सुल्तान क्या करता था, ये हेड होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मतलब एक तो सेंट्रलाइज्ड होता था सारा, कि एक बार सुल्तान जो कह दिए वो सही है। अगर सुल्तान ने कह दिया 2 2 10 होता है तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि 2 2 4 होता है। अगर मान लीजिए आप कह दिए 2 2 4 होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, छत से गिरा दिए जाओगे या फांसी से लटका दिए जाओगे, ज्यादा कुछ नहीं होता था उस जमाने में। इसी वजह से राजा अगर कह देता था कि 2 दूनी 10 तो आदमी क्या पढ़ता था? 2 दूनी 10, ठीक। तो जिसकी मर्जी। इसके बाद सुल्तान के बाद सुल्तान अपने पूरे जो उनके भूभाग है उसको इक्तेदारों में बांट देते थे। क्या करते थे? ये इक्ता में बांट देते थे, और इक्ता के हेड को क्या कहा जाता था? इक्तेदार। इक्तेदार। अब इक्ता में बांट देने का मतलब क्या है कि पंजाब किसी और को दे दिए, लाहौर किसी और को दे दिए, राजस्थान किसी और को दे दिए, ये बड़े बड़े इक्ते क्या हुए आपको प्रोवाइड कर दिए गए। एक तरीके से इक्ता का मतलब समझो, इक्तेदार का मतलब है कि ये जमींदार है। देखो जमींदार और जागीरदार दोनों में अंतर होता है। ये सॉरी गलती से मेरे मुंह से, जमींदार नहीं जागीरदार है, ये जिनको जागीर मिलती है, ये सब क्या है? जागीर है। अब इक्तेदार को करना क्या होता था कि यहां से लेना होता था राजस्व, रेवेन्यू इकट्ठा करना होता था, ठीक। और इस रेवेन्यू से सेना बनानी होती थी, एक सेना रखता था अपने पास, और कुछ रेवेन्यू का हिस्सा कहा जाता था राजकोष में। अब होता यह था कि अगर राजा को मान लीजिए कि कहीं चढ़ाई करना है तो राजा अपने इक्तेदारों को बुलवाते थे, चलो भाई आ जाओ, तो वो अपनी सेना लेके पहुंच जाते थे, ठीक। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़ दिया गया। इक्तेदारों को 2 और नाम से जाना जाता है, कौन कौन सा? एक मुक्ति और एक वली। ये भी याद रखिएगा, मुक्ति और वली, ये प्रोविंसेस के हेड होते थे। प्रोविंसेस का मतलब प्रांतों के हेड होते थे। तो बहुत जगह पे प्रांतों के हेड को इक्तेदार भी कहा गया है। तो अगर आपसे प्रोविंसेस का हेड पूछ ले तो ठीक है, अगर इक्ता का हेड पूछे तो आप इक्तेदार भी कर सकते हैं, ठीक। और इक्ता क्या है? 2 चीज है, एक मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी है, प्रशासन का भी एक हिस्सा है, और दूसरा क्या है? एक तरीके की पेमेंट है। हम क्या कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ रहिए, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हम आपको क्या देंगे? इक्ता देंगे। और इक्ता से आपको क्या होगा? आप जो भी राजस्व इकट्ठा करेंगे वो उसमें से कुछ हिस्सा आपकी सैलरी का हो जाएगा और कुछ हिस्सा हमारा हो जाएगा, सुल्तान का, ठीक। तो इक्तेदार जो होते थे वो इक्ता एज अ पेमेंट मानी जाती थी, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक होता था खालिसा लैंड, ये भी पूछता है खालिसा लैंड। ये जो जमीन होती थी, खालिसा भूमि जिसको बोलते थे, या बहुत जगह आप खालसा भूमि भी पढ़ेंगे, तो खालसा भूमि सीधे राजा को बिलोंग करती थी। किसको? सुल्तान को। मतलब ये कहा गया कि ये डायरेक्ट किसके अंडर में आती थी? किसी इक्तेदार नहीं, सीधे सुल्तान के अंडर में। इसी वजह से आप देखेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी का आता है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि सारे जो दान में दिए गए जमीनें थी, जो इक्ता था, उन सबको खत्म करके उन सबको क्या बना देता है कि ये क्या है? खालसा लैंड है, और हम सेना को क्या करेंगे? नगद वेतन देंगे, और जितना भी राजस्व आएगा वो किसके पास जाएगा? सुल्तान के पास। तो जब भी खालसा लैंड बढ़ेगा, ये बताइए क्या बढ़ेगा? एक बार यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर खालसा लैंड में बढ़ोतरी होती है तो सुल्तान की आय में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? होगी ना, इनकम ऑफ किंगडम या इनकम ऑफ सुल्तान। तो वही चीज है। अब समझने वाली बात है, यही मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स किसके पास जाएगा? यूपीएससी करता क्या है कि आप पढ़े सेम चीज है, पढ़ तो लिए इसको, लेकिन क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन वो पूछता है कि आपका दिमाग कितना उस बारे में थोड़ा सा सोचा या नहीं सोचा।
तो बहुत लोग सोचते हैं अरे किसी किताब से नहीं आया, नहीं, सब कुछ किताब से आता है और इसी फैक्ट से आता है। आपको फैक्ट इससे ज्यादा नहीं रटना है, हाँ थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना है कि खालसा लैंड बिलोंग्स टू सुल्तान, इसका मतलब यह है कि खालसा लैंड की इनकम भी बिलोंग्स टू सुल्तान। अगर इसमें इंक्रीज है तो इनकी इनकम में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद ये बताइए इनाम, ये भी कोई पूछने वाली बात है? लोग कहते हैं ना हम आपको क्या करते हैं, इनाम देते हैं। इनाम में देने का मतलब है दान में दी गई भूमि। पहले क्या होता था कि दान में जो भूमि दी जाती थी वो किसी काम के लिए हो, मतलब वो रिलीजियस भी हो सकती थी। पहले के लोग काजी ओजी को क्या करते थे, सूफी संत को जगह दे देते थे कि नहीं लीजिए आप अपना रहिए। भाई संत और फकीर के पास अपनी जमीन तो होगी नहीं, तो संत फकीर को क्या करते थे, राजा दान में कुछ भूमि दे देते थे। या कुछ लोगों को भी जैसे बहुत खुश हुए किसी को तो करते थे क्या कि हाँ ठीक है हम आपको यहाँ का या तो इख्तियार बना देते थे, या कहते थे कि हम आपको, जैसे बहुत बड़ा आदमी नहीं है, अब उनकी पत्नी का जान किसी हकीम ने बचा लिया, तो हकीम को क्या करते थे, अब हकीम सेना तो रख नहीं पाएगा, तो उसको कुछ छोटा सा हिस्सा दान में दे देते थे कि लो तुम्हारा ये इनाम है, जान बचाने की खुशी में उसको इनाम दे दिए। और उससे वो क्या करेगा, अपना राजस्व भी इकट्ठा कर सकता है, अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो, नहीं तो अपना खेती। मेनली क्या होता था मध्यकाल में, जो सबसे ज्यादा टैक्स आता था वो किससे आता था, लैंड रेवेन्यू से आता था। किससे आता था, लैंड रेवेन्यू से आता था, भूमि राजस्व आता था। ये चीज याद रखिएगा। तो इसी वजह से हर बार जब भी भूमि से बात आएगी, पूरे मध्यकाल, पूरे एंशिएंट डिपार्टमेंट, और जब तक भारत आजाद नहीं हो जाएगा, कर का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आएगा, भूमि कर से आएगा। मैं ये चीज कई बार बोल चुका हूं और एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इस वजह से बताता हूं। उसके बाद इक्ते के बाद क्या होता था, प्रोविंसेस के बाद परगना होता था। क्या होता था, परगना या तालुका कहते थे ना, ये परगना है, ये तालुका है। नाम सुना हुआ लग रहा है कि नहीं, नहीं सुना हुआ लग रहा है। तो ये सारी चीजें ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बटी रहती थी। तो परगना समझ लो कि प्रोविंसेस से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। क्या है, ये हो गया परगना, ठीक, ये नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए, इसी को क्या बोलते हैं, तालुका। अब ये बताइए कि ये क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस है। क्या है, कई गांवों को इकट्ठा कर लीजिए, एक तरीके से आज के हिसाब से समझिए तो ये ब्लॉक है, होता है ना, नियमताबाद ब्लॉक, बांसडी ब्लॉक, ये ब्लॉक, गांव को, कई गांवों को मिला के एक ब्लॉक बनता है ना, ये इसको ब्लॉक समझिए, ग्रुप ऑफ विलेज आज का। अब ये बताइए, एक तो यहीं से आ गया, तालुका का हेड तालुकेदार हो जाएगा। तालुका का हेड कौन होगा, तालुकेदार। तो एक तो ये हो गया तालुकेदार। दूसरा, इन्हीं को क्या बोलते थे, चौधरी भी। तो जो लोग, बहुत लोग देखे होंगे आप, हरियाणा में टाइटल लगता है कि चौधरी ये आगे अपने नाम के लगाते हैं। वो चौधरी क्या है, हेड ऑफ विलेज होते थे। कुछ गांव के हेडों को क्या बोलते थे, चौधरी बोला जाता था, और तब से आदमी ये लगाने लगा। इसके अलावा इसको अमील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमील। ये याद रखिएगा, ये आदमी भूल जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछता है, ना तो तालुकेदार पूछता है, ना तो चौधरी पूछता है, पूछता क्या है, अमील। अमील किसको बोलते हैं, तो अमील बोलते हैं परगना या तालुका के हेड को, और परगना तालुका किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ विलेज को। अमील इज इक्वल टू चौधरी या इज इक्वल टू तालुकेदार। ये तीनों एक हैं, बस नाम अलग अलग है। उसके बाद क्या आएगा, ग्राम आएगा। ग्राम, तो ग्राम का हेड क्या होगा, इसको विलेज होता है ना, सबका अपना अपना गांव है, और गांव के हेड को बोलते थे मुकदम। मुकदम या खुद, ये नोट कर लो, खुद या मुकदम। सबसे ज्यादा अब तक क्वेश्चन पूछा है विलेज पे, ठीक है। अब देखो एक चीज हमसे छूट गई, वो है डिस्ट्रिक्ट। अरे आप भी किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कोई लखनऊ रहता है, कोई कहाँ, कहीं कर लो, अहमदाबाद कर लो, अहमदनगर कर लो, कुछ भी कर लो। डिस्ट्रिक्ट को मेडवल में सिक बोलते हैं। क्या बोलते थे, सिक, बीमार,
वो वाला नहीं, ये क्यू वाला है। डिस्ट्रिक्ट का क्या होता था, सिख बोलते थे, और सिख के हेड को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आसान है, सिकदार। तो जब आप डीएम बनेंगे तो आप क्या बनेंगे, सिकदार बनेंगे। ठीक, अगर मध्यकाल में आप होते और आपको डीएम बनाया जाता तो आप क्या बनते, सिकदार बनते। ठीक है, और एसडीएम बनाए जाएंगे तो भी मान लीजिए कि थोड़ा बहुत छोटा कर लीजिए, मुकदम से ये कहा गया तालुकेदार चौधरी अमील से थोड़ा सा ऊपर 1-2 पोस्ट। हाँ, लेकिन सिकदार का देखिए पहले से फिक्स है, सिकदार आप क्या हैं, डीएम है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम। बुक्स पढ़ने से पहले कुछ टैक्सेस पढ़ लीजिए। बुक्स और कल्चरल डेवलपमेंट हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले टैक्सेस में हमको ये पढ़ना है कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से मैंने 4 टैक्सेस आपको बताए थे जो फिरोज शाह तुगलक ने भी लगाए थे, जिसमें क्या क्या था, एक ज़कात। ये रिच मुस्लिम, अब देखिए कई किताबों में कई चीजें हैं, लेकिन अभी भी माना जाता है कि जो रिच मुस्लिम्स होते हैं वो दान देते हैं, अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ज़कात बोलते हैं। ठीक है, कि हम ज़कात करते हैं। ज़कात करने का मतलब ये होता है कि हम जो है आर्थिक रूप से लोगों की मदद करते हैं, और ये इस्लाम में माना जाता है कि ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, कि अगर आपके पास एक एनफ मनी है तो आप क्या करें, ज़कात करें। ठीक, कुछ हिस्सा ज़कात करें। उसके बाद खराज, आपको पता ही है ये एक टैक्स है, नॉर्मल टैक्स की तरह, जैसे मुस्तखराज वाला था। उसके बाद जजिया, तो ये नॉन मुस्लिम्स पे है। अब देखिए यूपीएससी आपको फंसाता ये है कि कह देता है जजिया लगाई जाती है नॉन मुस्लिम्स पे, एक लिख देगा हिंदू पे, एक लिख देगा मुस्लिम्स पे, और एक लिख देगा आपको क्रिश्चियन पे। तो आंसर क्या होगा, नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स में सब आ जाएंगे, हिंदू, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, सब पे जजिया लगाई जाती थी, मुस्लिम्स को छोड़ के। ये चीज याद रखिएगा। हाँ, हमको क्यों लगता है कि हम पे लगाई जाती है, क्योंकि हम भारत में रहते थे और मोस्टली लोग इंडिया के क्या थे, हिंदू थे। हिंदू में जिसमें जैन बुद्ध दोनों आते हैं। ठीक, तो जैन और बुद्ध ये थे, तो हमको लगता है कि सिर्फ हम पे लगाएगी, नहीं। जब ये उधर राज कर रहा है, चीन साइड या आपका यूरोप साइड कुछ हिस्से में, तो वहां भी जजिया लगाई जा रही है। ये चीज याद रखिएगा। तो जजिया एक कैसा टैक्स है, नॉन मुस्लिम टैक्स है। ठीक, उसके बाद खम्स। खम्स को मैंने बताया था कि ये क्या है, कौन सा टैक्स है, लूट का। पहले होता ये था कि अब सैनिक जितना लूटेंगे उतना ही तो सेना खुश रहेगी। तो लूट में होता ये था कि लूट का 1/5वां हिस्सा जाता था राजकोष को। किसको, राजा के खजाने में जाता था। बाकी 4/5 हिस्सा क्या हो जाता था, सेना रख लेती थी, मिलिट्री रख लेती थी। तो अगर मैं आप सबको लेके चलूं, कहूं कि ये जगह लूटना है, लाहौर लूटना है, तो और कहूं कि उस जितना भी लूटोगे उसका 4 हिस्सा तुम लोग रख लोगे, तो क्या करेंगे, लूटने वाले खूब मन से लूटेंगे, भाई हमको मिलेगा, जितना लूटेंगे उतना मिलेगा, इसी वजह से। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने खम्स को उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था कि कहता था कि हम तुमको जब पेमेंट दे रहे हैं नगद, तो 1/5 हिस्सा तुमको देंगे लूट का, और 4/5 हिस्सा हम क्या करेंगे, खुद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किसने खम्स को जो है 1/5 सेना को दिया, वो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो ये रही कुल मिला के प्रशासन की बात। अब प्रशासन के बाद हम जो है अगली क्लास में मध्यकाल की सोसाइटी देखेंगे मोर और लेस। उसके बाद कुछ किताबों के नाम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उनके लेखक क्या हैं। आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, जिसमें आप आर्किटेक्चर भी आता है, आर्ट एंड कल्चर में बुक ये सब तो आते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम अगली क्लास में ये पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।